के इस दौर में जिंदगी ऐसे बिछड़ रही है और ऐसे रिश्ते टूट रहे हैं जैसे खज़ा के मौसम में दरख्तों से पत्ते गिरते हैं। कब कौन बिछड़ जाए और कब कौन साथ छोड़ जाए कुछ मालूम नहीं। यह आजमाइश का वक्त है, मुश्किल घड़ी है, आफत का अय्याम है। ऐसे माहौल में लोगों को एक दूसरे के साथ सख्त ज़रूरत है। जज्बात को काबू में करने का वक्त है, किसी दर्दमंद के काम आने की ज़रूरत है, किसी डूबती जिंदगी को उछाल देने का वक्त है। हम मिलकर लड़ेंगे तभी ये लड़ाई जीतेंगे। इन्हीं जज्बे के तहत कुछ लोग खुलूस दिल के साथ मुल्क के लिए खिदमत खल्क कर रहे हैं और मरीजों को दवाएं पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, वक्त पर ग़िज़ा मुहैया करा रहे हैं। अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो ये लोग उसकी आखिरी रसूमात भी अदा कर रहे हैं। जी मीडिया ऐसे ही रियल हीरोज़ को सलाम करता है। तो अपनी खास पेशकश में आपकी मुलाकात रियल हीरोज से भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले पेश है खास रिपोर्ट। कहते हैं जब सारे दरवाजे बंद होते नजर आते हैं, तब अगर कोई उम्मीद की किरण बनकर सामने आ जाए तो लोग उस शख्स को किसी फरिश्ते से कम नहीं समझते। कोरोना बुहरान में जब लोगों की उम्मीद टूटी तो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ शख्सियात रियल हीरो बनकर आवाम की मदद के लिए उतरे। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम आपकी मुलाकात ऐसे ही रियल हीरोज से कराएंगे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर न सिर्फ लोगों को मदद फराहम की बल्कि मुसीबत और परेशानियों में फंसे लोगों के लिए एक फरिश्ते के साथ साथ वरदान भी साबित हुए हैं। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात दिल्ली में वाक़े ओखला के ऑक्सीजन मैन से कराते हैं। जी हाँ, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जिंदगी के 6 माह अवाम की खिदमत में वक्फ कर दिए। कोरोना बुहरान के दौरान सेवा के चेयरमैन मोहम्मद जाबिर ने जरूरतमंद लोगों को इस वबा में ऑक्सीजन सिलेंडर तकसीम किए। इतना ही नहीं, माह रमजान के मुकद्दस महीने में भी वो लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन पर माह रमजान के पहले रोजे पर रमजान किट भी तकसीम की, जिससे मुसलमानों की रोजों में मदद हो सके। जम्मू कश्मीर से भी कोरोना बुहरान के दरमियान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। श्रीनगर के बाटमलू इलाके से ताल्लुक रखने वाले आफाक लोगों को मुफ्त में दवाइयां तकसीम कर रहे हैं और साथ ही खून का अत्या भी कर रहे हैं। आफाक अब तक 700 मरीजों की जान बचा चुके हैं। तो फिर ड्यूरिंग जो कोविड हुआ था, तो ड्यूरिंग कोविड ऐसा वो मसला हुआ था कि कोई घर से नहीं निकल रहा था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो मेरे कुछ दोस्त थे, मैं खुद था, तो हम फ्रंट लाइन पे आ गए। तो हम निकले, जैसे कैंसर पेशेंट्स थे, उनको ब्लड की ज़रूरत थी, तो हम इंशाल्लाह कि हम निकले। हमने ब्लड बैंक से मतलब रब्ता किया। हमने जो लड़के थे, डोनर्स थे, मैं खुद भी वहाँ मतलब ब्लड मैंने डोनेट किया है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको लगा कि हम बीमार हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आफाक खुद भी कैंसर से मुतासिर हैं। बावजूद इसके वो कोरोना मुतासिरीन को मदद फराहम कर रहे हैं। ठीक है कि मैं जब खुद मतलब एक पेशेंट रह चुका हूँ, तो तब मैंने देखा कि मेरे ऊपर कितनी मुसीबतें थी। मतलब वो उस टाइम मतलब फाइनेंशियल मेरा मतलब कुछ सपोर्ट था ही नहीं। तो मैंने धीरे धीरे करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आगे चला। तो जब मैंने खुद ऐसे मतलब पेशेंट्स देखे, मैंने बोला कि ये मुसीबत तो मुझ पर बीती हुई है, तो अब इनके साथ थोड़ा हाथ बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे। तो फिर हम इंशाल्लाह माशाल्लाह हम आगे आए, उनके साथ मतलब बातचीत की, उनको हमने काउंसलिंग दी। चाहे कैंसर पेशेंट हो, चाहे डायलिसिस पेशेंट हो, हम उनको मतलब महीने की वो अद्वियात जो दवाई है हम उनको दे रहे थे। ऐसे ही रियल हीरोज जो आज सब कुछ भूलकर सिर्फ इंसानियत के राह पर गामजन हैं। जी मीडिया उनके जज्बे को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जाहिर सी बात है कि जब सारे दरवाजे बंद होते नजर आते हैं तो उम्मीद की किरण भी कोई बनकर सामने आता है और ऐसे ही लोगों को हमने नाम दिया है रियल हीरोज का। इस वक्त हमारे साथ वो रियल हीरो जुड़ चुके हैं, आपसे आपका तारुफ कराते हैं, उनका तारुफ कराते हैं आपसे।
आफाक साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मोहम्मद जाबिर साहब जुड़ गए हैं, चेयरमैन हैं सेवा के। सर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। जी शुक्रिया। मोहम्मद जाबिर साहब, सुबह आपसे जब बात हुई थी तो बात थोड़ा अधूरी रह गई थी और उस बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जिस वक्त हालात हम देख रहे हैं ख़ासतौर में दिल्ली में कि लोगों के पास इस वक्त खाने पीने की परेशानी तो है ही, साथ ही कुछ जगहों पर हमने देखा है कि ऑक्सीजन की परेशानी है, दवाओं की परेशानी है। ऐसे वक्त में जब आप लोगों की मदद करते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों के दिल से आपके लिए दुआ ज़रूर निकलती होगी। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप एक बार फिर से ये बताएं कि आपको इसकी तरगीब कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इस चीज़ की? मैं जब पहला लॉकडाउन पिछले साल यहाँ पे लगा तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं सड़कों पे बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चों को लेके परेशान हैं, उनके पास खाने को नहीं है। हम यहाँ जो हमारे इर्द गिर्द लोग थे वो इस कदर जो है हसास तरीके से बहुत ही सेंसिटिव अंदाज में इस बीमारी से बचने की तरकीबें सोच रहे थे। लेकिन जब देखा कि एक ऐसा तबका जो हमारे देश का 80% 90% तबका होता है, जो बहुत नीचे मतलब मजदूर तबका होता है जी, तो वो ऐसी महामारी के अंदर एक एक लुकमे के लिए तरस रहा था। रास्तों पर उनको उनकी मदद के लिए बहुत सारे लोग आ भी रहे थे, बहुत सारे लोगों को मदद मिल भी पा रही थी, लेकिन तब भी जैसा कि न्यूज के माध्यम से भी और दूसरे चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया कि बहुत सारे बच्चों का जन्म हुआ रोड पे चलते चलते। ये जब हम लोगों ने ऐसी तस्वीरें देखी, ऐसी वीडियोस देखी सोशल मीडिया पे, तो ऐसा लगा कि अगर मैंने बताया था आपको कि मैं पिछले 2008 से मैं सोशल काम कर रहा हूँ जी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो सोशल काम ऐसे आसान हालात में था जब ऐसी वबा नहीं थी जी। तो फिर मैं सोचने लगा कि अगर हम जैसे लोग भी इस वक्त में घर पे बैठ जाएंगे तो फिर कौन निकलेगा। ये है अपने आप को असल सोशल एक्टिविस्ट साबित करने का टाइम कि जब आप मौत से लड़कर लोगों की मदद करते हैं। जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर या कई जगह खाना देते हैं तो हमारे सामने ऐसा कोविड पेशेंट जो है हमारे सामने होता है, तो क्या हमारे दिल में खौफ नहीं आता होगा? जैसा कि आपने कहा कि जब अपनों से अपनों के रिश्ते टूट रहे हैं, अपनों से अपने, ये एक छोटी क़यामत है, क़यामत सुगरा। आप भाई के घर जाता है तो वो सोचता है कि पता नहीं कहाँ से आ रहा होगा ये, तो दरवाजा खोलने से पहले वो सोचता है कि मैं इसको बुलाऊं कि नहीं। तो ऐसे हालात में अगर हम जैसे लोग सड़कों पर आके लोगों की मदद नहीं करेंगे, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी नहीं करेंगे, तो फिर ये मतलब फिर हम लोग अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट नहीं कह सकते। ऐसा सोच के हम लोग अपने घरों से निकले और जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो पाई, जितने भी हम लोगों की कोशिशों से हम लोगों की मतलब जहां तक भी हम लोगों की मदद कर पाए हमने की, और वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हमारी मदद करता है और हम लोगों को जरूरतमंदों के लिए जो सामान फराहम करते हैं वो सारी चीजें मतलब होती है, अरेंज होती है, अल्लाह का शुक्र है जी। अब क्योंकि जाबिर साहब रमज़ान का मुकद्दस महीना चल रहा है और इसके अंदर अल्लाह ताला का ये ख़ास तौर पर वादा है कि आप यहाँ पर एक मदद करोगे किसी को तो उसका 70 गुना सवाब मिलेगा। सवाब की बात तो अलग है, लेकिन इस वक्त जो वक्त का तकाजा है और जो इंसानियत का तकाजा है उस पर आप पूरी तरीके से खरे उतर रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं क्योंकि जब हम भी उस इलाके से होकर गुजरते तो हमने ये तमाम चीज़ें देखी है कि लोगों के अंदर एक आस होती है आपसे कि कम से कम कि हाँ कहीं अगर कोई बात नहीं बनती है तो आपके पास तक लोग पहुंचते हैं। कहाँ तक आप जो है सामान फराहम करा रहे हैं लोगों के लिए, और ख़ासतौर पर जो रमज़ान के अंदर बहुत से गरीब लोग हैं, मिस्किन लोग हैं, उनके लिए अगर कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करा रहे हो आप? तो पूरे जामिया नगर या ओखला विधानसभा क्षेत्र, पूरा जामिया नगर और दिल्ली एनसीआर से भी हमारे पास फोन आते हैं और हम लोग मतलब एक बड़े यहाँ अभी जब मेरा 10 बजे आपके साथ में मतलब रूबरू हुआ था तो उसके बाद 11 बजे उसी वक्त एक फोन मेरे पास आया ऑस्ट्रेलिया से। मेरे एक दोस्त हैं उमेश नेहरा, जो करनाल से ताल्लुक है उनका। रोहिणी में उनके ससुर की तबीयत खराब है, कोरोना है, उन्होंने कहा कि मुझे एक सिलेंडर चाहिए। तो मैं रोहिणी तक, उनके यहाँ एक ही आदमी है जी और वहाँ लड़की है जो उनकी सास है, तो मैंने वो सिलेंडर जो है इंशाल्लाह 3 बजे तक उनके घर पे पहुंच जाएगा तमाम सामान के साथ इंशाल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जामिया नगर ही, जहाँ पे भी पॉसिबल हो सकता है। देखिए वहां पे आपके न्यूज के माध्यम से उन्होंने देखा, न्यूज चैनल के माध्यम से जैसे भी, और उसी दौरान में उन्होंने फोन किया मुझे कि तो ये नहीं है कि हमारा एक ये कि हम एक हमारा महदूद एरिया है जहाँ पे भी बहुत ज्यादा
सीरियस केसेस में, और हमारे पास सामान है। हमने एक जो है मतलब एक पूरा व्हाट्सएप नंबर और भी अपने सेवा के उससे मतलब पूरा फ्लोट किया हुआ है जी। जो लोगों के पास में है। वो हेल्पलाइन नंबर है, जारी किया हुआ है 9999 578 जो जिसके जरिए से हमारे पास में लोगों के एड्रेस पहुंचते हैं जी। तो वो फिर हमारे पास में मतलब वहां और लोगों की डिटेल पहुंचती है और हम लोग लोगों तक सामान पहुंचाते हैं। वो अपना एड्रेस और अपनी जरूरत, जो भी जरूरत का सामान होता है, वो हमारे तक उनका मैसेज आ जाता है और हम लोग अपनी टीम के जरिए वहां तक सिलेंडर या खाने का सामान हो, वो तमाम चीजें लोगों को अपनी जो हमारी इस्तेदाद है उसके हिसाब से हम लोग पहुंचाते हैं। जी जावेद साहब, क्योंकि एक बहुत बड़े इलाका, एक तरीके से हम कह सकते हैं ओखला जामिया नगर का, काफ़ी ज़्यादा लोगों की आपके पास कॉल्स भी आती होगी। कितने लोगों को तकरीबन जो मदद है फराहम हो जाती होगी? कई बार ऐसा भी होता होगा कि भाई आपके पास भी जब वो जो खाली सिलेंडर्स नहीं होते होंगे, कभी ऐसे भी वक्त आता होगा, उस वक्त लोगों को कैसे ढांढस और भरोसा बंधाया जाता है? उसमें हमारा खाने का, खास तौर से खाने का सामान तो हम लोग मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा देते हैं जी। कोई चंद ही लोग बाकी रहते होंगे जिनके पास हमारा खाने का सामान नहीं पहुंचता होगा। जो राशन किट है, राशन किट मैक्सिमम लोगों तक हम लोग पहुंचा देते हैं जी। कोई कुछ चंद लोग ऐसे बचते होंगे जिनके पास राशन किट नहीं पहुंचती होगी, अदरवाइज तो राशन किट तमाम लोगों तक हमारी पहुंच जाती है। जी जी शहबाज साहब। जी, और इसके अलावा मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर किसी शख्स को सिलेंडर की ज़रूरत है और उसको ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं नहीं मिल पा रहा है, आपसे रब्ता करेगा वो 9999578616, यही नंबर है ना? जी 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 जी। जी, तो ये हमारे नाजरीन जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो जाबिर साहब से रब्ता कायम करेंगे, क्योंकि ओखला और जो इसके आसपास के इलाके हैं उनमें आप जाबिर साहब से रब्ता कायम कर सकते हैं। एक बार नंबर फिर लिख लें आप, 9999578616, ये सेवा का नंबर है और मोहम्मद जाबिर साहब इसके चेयरमैन हैं और उनसे हम बराह रास्त बात इसलिए कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे इस चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि व्हाट्सएप पर बहुत सारे जो नंबर्स हैं वो फेक भी वायरल हो रहे हैं और लोग जब उन पर कॉल करते हैं तो वो नंबर बंद आते हैं। तो आप भरोसा करके इन नंबर पे कॉल कीजिए और उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं, आपकी इंशाल्लाह ज़रूर मदद होगी। और हमारे इस प्रोग्राम का यही मकसद है कि हम उन तमाम रियल हीरोज़ को सैल्यूट करें, सलाम करें, जो इस मुसीबत की घड़ी में आप लोगों के साथ खड़े हैं। और हम सिर्फ एक जरिया है, एक माध्यम है, एक ब्रिज का काम कर रहे हैं कि ताकि जाबिर साहब जैसे लोगों की बात और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर आप आवाम तक पहुंचा सके, आप लोगों की इससे मदद हो सके। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा जाबिर साहब कि अब क्योंकि ये दायरा जो है वसी होता चला जा रहा है, क्योंकि आपने रोहिणी का जिक्र किया है, जाहिर सी बात है कि और लोगों के भी आपके पास कॉल्स आ रहे होंगे, तो ऐसे में उन लोगों तक ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए क्या आपने हुकूमत की तरफ से कोई बात कही है कि भाई हमको भी इस तरह से आप अगर मैनेज करा दें तो कम से कम हम लोगों को जो है तकसीम कर सकते हैं? असल में क्या होता है कि हुकूमत से कहने में, चूंकि हम लोग बार बार न्यूज़ पे देखते हैं कि हुकूमत खुद जो है बेबस नजर आ रही है, तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है तमाम फैक्ट्रीज जो दिल्ली एनसीआर में है कि जहां पर उनको रिफिलिंग मिल जाती है और फिर वो छोटे सिलेंडर में या उन्हीं अगर कोई ज्यादा सीरियस पेशेंट है तो हम पूरा अपना जंबो सिलेंडर दे देते हैं जो तकरीबन 40 से 50 घंटे चलता है। तो ये कि चूंकि गवर्नमेंट का न्यूज चैनल के जरिए से मालूम होता रहता है कि वो खुद थोड़ा मतलब स्ट्रगलिंग पोजीशन में, तो ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं करा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अगर गवर्नमेंट हमारी मदद करती है जी, तो हम कोई ऐसा मैसेज जा सकता है तो हम लोग इस काम को बहुत अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जो है लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, तो जो लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर हिम्मत है, हौसला है काम करने की, जो हमारी टीम के अंदर है। अगर ये थोड़ी आसानियां लोगों को मिल जाती है तो हम बहुत अच्छे लेवल तक पर काम कर सकते हैं। ठीक है सर, एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की। इसके अलावा हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को, कि जो लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन हैं उसकी कालाबाजारी पर उतर आए हैं
ऑक्सीजन का सिलेंडर है उसकी कालाबाजारी पर उतर आए हैं, जो ज़रूरत की दवाएं हैं उनकी कालाबाजारी की जा रही है। उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि भाई ये इस वक्त मुश्किल का वक्त है और इसके अंदर कालाबाजारी हो रही है? इसमें असल में क्या है कि आपदा को अवसर, मेरा ये मैसेज है कि ये आपदा है, इसको वो अवसर न बनाए कि यहाँ पे पेशेंट्स को या जरूरतमंदों को ब्लैकमेल करके जी लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की, क्योंकि यहाँ असल में क्या है कि जब हमारे पास किसी चीज की डिमांड आती है तो मैं ये मतलब मैंने ये गौर किया कि वो आदमी अपनी उस स्टेज पे होता है कि मतलब वो लास्ट स्टेज होती है कि उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसी हालत में जब आदमी मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा हो और हम ब्लैकमेल करें कि हम 100 रुपए की चीज को 1000 रुपए में देंगे, तो ये मेरे ख्याल से इंसानियत का सबसे कमतर दर्जा है। कोई भी मजहब या कोई भी धर्म इस चीज को नहीं सिखाता कि जब आदमी मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा हो और वो उससे मतलब जंग लड़ रहा हो मौत से, तो उसको हम ब्लैकमेल करके कोई इस तरीके का मामला रखें कि वो दवाई या इंजेक्शन उसको 100 गुना कीमत पे बेचे। तो मेरा ये है कि हम लोग एक इंसान होने के नाते हम लोग इंसान बने, हम लोग लोगों के लिए परेशानी का सबब ना बने, हम लोग एक फरिश्ते की शक्ल में लोगों के सामने आए। हम कमाना और दूसरे कारोबार तो बाद में होते रहेंगे। देखिए कि जो चीजें दिख रही हैं हालात उससे भी ज्यादा थोड़े खराब हैं, लेकिन ये है कि लोग हौसला रखें। मेरी पब्लिक से भी ये है कि बिल्कुल आपकी जिंदगी जो है आपके हौसले पर मुनहसिर है। जितना आपके अंदर हौसला होगा उतनी अच्छे से आप इस महामारी से जंग जीत लेंगे। हम लोग भी काम कर रहे हैं तो आपके सामने है, तो इसका मतलब हमारे अंदर हौसला है बीमारी से। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और समझना चाहूंगा जाबिर साहब आपसे कि आजकल क्योंकि व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे में आपसे क्या डिजिटल तरीके से कोई राब्ता कायम हो सकता है? या ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है? जी, ये नंबर व्हाट्सएप पे ही अवेलेबल है। अगर हो सके तो जो भी लोग हमसे राब्ता करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि वो व्हाट्सएप करें, क्योंकि कॉल्स का ये रहता है कि हम लोग एक कॉल अटेंड करते हैं, 10 लोग वेटिंग में रहते हैं, तो हम लोग मतलब उतना उसी में लगे रहते हैं। हम लोग उस पे प्रैक्टिकल काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक कॉल कटेगा नहीं, दूसरा आता है, दूसरा नहीं डिस्कनेक्ट नहीं होता कि तीसरा आता है। तो हम लोग अगर हमारे पास उनकी डिटेल्स व्हाट्सएप के जरिए आएगी तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं प्रैक्टिकली इसके ऊपर। ठीक है, तो हमारे जितने भी नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको एक बार फिर से मैं नंबर बता देता हूं कि दिल्ली या इसके आसपास अगर किसी को कोई परेशानी है तो ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी जो लोग हैं इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। 9999578616 मोहम्मद जाबिर साहब का नंबर है, ये चेयरमैन हैं सेवा के और इस वक्त ओखला शाहीन बाग में इस वक्त यहाँ पर ये रिफिलिंग कराते हैं। और अगर आपको इसके बाहर भी इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप इनसे रब्ता कायम कीजिए, इंशाल्लाह आपकी ज़रूर मदद की जाएगी। लेकिन आप तमाम लोगों से भी ये इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप लोग भी जो हुकूमत की जानिब से कोरोना की गाइडलाइंस है उसकी पासदारी करें, उस पर अमल करते रहें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें, मास्क का इस्तेमाल करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और सबसे अहम बात यह है कि बिला वजह घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना वबा इस वक्त लगातार एक के बाद एक करके लोगों की जान ले रही है और जिसकी वजह से हमने अपने तमाम जो अजीज़ हैं उनको खो दिया है। और इसलिए ये आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को ज़रूर समझेंगे। और ये पैगाम हमारा सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये वबा है, बल्कि इसलिए भी है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर किसी शख्स के आसपास या किसी जगह पर इस तरह की वबा हो जाए तो वहाँ पर जाने से बचो। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो इससे जो है लोगों को परेशानी होगी, तकलीफ होगी। इस वक्त हमारे साथ एक और हीरो जुड़ रहे हैं, हमारे आफाक राशिद साहब जुड़ गए हैं श्रीनगर से, बाटमालू से रब्ता रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं वो। आफाक साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। वालेकुम सलाम। आफाक साहब, सबसे पहले तो मैं जी सलाम की जानिब से आपको एक सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि आप जैसे शख्स ही हैं जो लोगों की इस मुश्किल घड़ी में, मुश्किल वक्त में मदद कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये जज्बा कैसे पैदा होता है आप में? जी, एक्चुअली जो जज्बा मुझे 2002 से मतलब हुआ था कि उस टाइम मैं सोशल वर्क कर रहा था, मगर फिर मैं 2015-16 में खुद कैंसर की बीमारी से बीमार हो गया था जी। तो तब से मैंने ये काम आगे आगे और बढ़ा दिया। और आफाक साहब, क्योंकि देखिएगा तो माशाल्लाह हमने मतलब
जी जी, पूरी कीजिए बात अपनी। जी सर, जी सर बोलिए। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि खून का हत्या आप कर रहे हाँ हैं, सर। दवाएं भी तकसीम कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कैसे आपको हाँ हम लोगों की कॉल आती है? हमने ड्यूरिंग हमने हाँ सर वही कह रहा हूँ, हमने ड्यूरिंग जो कोविड हुआ था पिछले साल, तो ड्यूरिंग कोविड हमने 700 पॉइंट ब्लड दिए थे। मैं खुद एक ब्लड डोनर हूँ, मैंने आज तक 53 पॉइंट्स दिए, डोनेट किए हैं। और इसके अलावा हमने ऑक्सीजन भी फ्री दिया था, और जो मेडिसिन थी वो भी हमने फ्री दिया था। मेरे कुछ लड़के हैं, हम इकट्ठे निकले हैं तो अपनी जेब से मतलब कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, मेडिसिन लाते हैं, फिर उन पेशेंट्स को हम देते हैं। जो भी डायलिसिस पेशेंट होगा या कैंसर पेशेंट होगा या एक्सीडेंट केस कोई होगा, तो उनके लिए हम ये मुफ्त देते हैं दवाई। और जो मैंने आपके बारे में पढ़ा है आफाक साहब कि आपने अब तक 700 मरीजों की जान बचाई है, ये वाकई में एक काबिल तारीफ पहल है और इसके लिए आपको दिल से बहुत दुआएं निकल रही है। जी सर, जी सर। और इस टाइम तो हम जो कोविड जो सेकंड फेज में आ गया, तो इस टाइम तो मतलब पेशेंट बहुत निकल रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि हम निकल रहे हैं, तो जितना हमें हमसे हो सके तो हम उनको दवाई या कुछ और क्वारंटाइन उनको कर रहे हैं हम। मेरी और लोगों से गुजारिश है कि वो निकले, फ्रंट लाइन पे निकले, देखे ऐसे पेशेंट्स कहीं कहाँ पे हैं। उनको ये नहीं देखना कि खाली बीमार है पेशेंट, उनको खाली उनको रखना उनको कि ये हमारी कोई फैमिली का मेम्बर है, इस तरीके से उनके साथ पेश आना चाहिए। जी, और क्योंकि बात अगर ख़ासतौर पर श्रीनगर की जाए आफाक साहब, तो श्रीनगर के अंदर आप कैसे इस काम को अंजाम दे रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ पर अलग अलग क्योंकि लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। इसके अलावा जब कोविड की गाइडलाइंस है उसकी पासदारी लोग नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को भी समझाना होता होगा। नहीं, हम तो लोगों को देखो, पहले हुआ था लॉकडाउन के पहले लोग इतने पहले थे ही नहीं, मतलब लोगों को अपनी मतलब चिंता नहीं थी, वो निकल रहे थे बाजारों में, मतलब दुकानों पे एक भीड़ जमा होती थी। फिर हमने लोगों से मिले, उनको बोला कि आप थोड़ा मतलब ये जो कोविड की वजह से नई जो सेकंड फेज आ गया है, इसमें ऐसे कि पहले सिम्टम्स थे खांसी के, जुकाम का या बुखार का, आज ऐसे सिम्टम नहीं है, आज अलग इसके सिम्टम्स है। तो हमने लोगों से ऐसी मतलब उनसे ऐसी काउंसलिंग की कि आप मतलब पूरा एहतियात बरतिए, भीड़ मत कीजिए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए, आप घरों में मतलब जितने भी हमारे सोशल डिस्टेंस रखिए, चाहे हम मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं या कहीं और जगह जाते हैं, हम शॉपिंग के लिए किसी मॉल में जाते हैं, हम उनको कह रहे हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंस रखिए, मगर लोग दस से मस नहीं हो रहे, नहीं मान रहे थे, तो मजबूरन एडमिनिस्ट्रेशन को इस टाइम लॉकडाउन करना पड़ा। मोहम्मद जाबिर साहब, एक चीज़ मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर तो जो सहूलियात है वो काफ़ी ज़्यादा है, अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, उसके बावजूद भी लोग जो है सामने आने से थोड़ा कतराते हैं। कई मरतबा ऐसे भी होता होगा कि लोगों को घर तक सामान पहुंचाना होता होगा या फिर सिलेंडर जो है वहां तक पहुंचाना होता होगा। आमतौर पे हम लोग जो सामान है वो उनके घर तक या ये सिलेंडर उनके घर तक ही पहुंचा रहे हैं। जी 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 जी, तो जी फरमाएं। तो वहां पे हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि खुद चूंकि वो लोग उनके यहाँ पेशेंट भी होते हैं, उनको जरूरत भी होती है, लेकिन वो हम लोगों से डरते हैं, हम लोग बजाय हम लोगों को उनसे डरने के वो हमसे एहतियात बरतते हैं। उनको जरूरत भी है तो बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं कि वो बहुत उनको जरूरत के टाइम पे हम लोग सिलेंडर दे रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, लेकिन वो हमसे इस तरीके से परहेज कर रहे हैं जैसे पेशेंट वो नहीं, हम लोग पेशेंट। ठीक है सर, बहुत सारी जी मैं आपके पास लौटूंगा। आफाक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आफाक साहब, क्योंकि कई सारे मरीजों की आप जान बचा चुके हैं, जब मरीज ठीक हो जाता है, शफायाब हो जाता है, क्या उसके बाद भी आप लोगों से उनका राब्ता बना रहता है? क्योंकि बहुत से लोग होते होंगे कि जो आपको शुक्रिया अदा करते होंगे कि भाई आपकी वजह से हमारी जान बची है। क्या और ऐसे लोगों की आप तादाद बता सकते हैं कि कितने लोग अभी भी मतलब ठीक होने के बाद भी आपके राब्ते में हैं? हाँ जी सर, जितने भी पेशेंट थे हमारे, जितने भी कोविड थे, जो कोविड की बीमारी से बीमार हुए थे, माशाल्लाह उनकी तबीयत तो आज ठीक है, मगर वो हमारी टीम से जुड़ चुके हैं। तो वो भी हमारे आज वो फ्रंट लाइन पे होते हैं। जब भी कोई मतलब पेशेंट आता है या कोई इमरजेंसी ब्लड देने की ज़रूरत होती है, कैंसर पेशेंट या डायलिसिस पेशेंट की ब्लड की ज़रूरत होती है, तब माशाल्लाह वो फ्रंट लाइन आते हैं तो अपना काम करते हैं। सर मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा, पेशेंट जो पॉजिटिव की वजह भी जी
आफाक साहब, मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे कि इस टीम के अंदर आप कितने लोग काम करते हैं और कैसे इसको अंजाम दिया जाता है? जी, हम एक जो हमारी टीम एक है, हमारी कम से कम 150 लड़के हैं हमारे पास। तो हम एक टीम की वजह से काम कर रहे हैं। हम हॉस्पिटल जाते हैं, देखते हैं जब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, उसके पास दवाई है या ब्लड की मत ज़रूरत है या कोई डायलिसिस पेशेंट होगा, उसकी दवाई की ज़रूरत होगी, तो उस टाइम हम फ्रंट टाइम पे लड़के 10 हमारे अलग अलग हॉस्पिटल में जाते हैं ग्रुप बना के। तो हम देखते हैं उस टाइम क्या उनकी नीड क्या होती है, तो उसी नीड के हिसाब से हम चल रहे हैं। फिर एक चीज़ मैंने आपके बारे में सुनी है और आप उस बात की तस्दीक कर दें कि आप कैंसर से मुतासिर है, बावजूद इसके लोगों को मदद फराहम कर रहे हैं। कैसे जब कोई एक शख्स किसी एक बीमारी में मुब्तला होता है, उसके बावजूद अगर किसी की मदद करने का बीड़ा उठाता है, तो एक इसके पीछे कोई एक वजह होती है, कोई एक मिशन होता है। जी देखिए सर, जब मैं खुद बीमार हुआ था तब मैंने देखी मेरे को कितनी परेशानी आ गई थी। मतलब जब मैं बीमार हुआ था, जब डॉक्टर ने कंफर्म कर लिया आपको कैंसर है, मेरा कैंसर 3rd स्टेज पर था, तो उस टाइम मैंने पता मतलब इतनी परेशानी हुई थी कि उस टाइम मैं ही जानता था कि मेरे ऊपर कितनी मुसीबतें आई थी। तो तब मैंने देखा कि हाँ मेरे ऊपर मुसीबत आई है, चलो मैं मुसीबत के साथ डट लेता हूँ। तो जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, कीमोथेरेपी हुई थी, तब मैंने मतलब रियलाइज़ किया कि हाँ मैंने किया कुछ। तो इसके ऊपर भी जो मेरे साथ पेशेंट्स थे, मतलब उनके पास जो डॉक्टर साहब उनको डोज दे थे, उनके साथ पैसे भी नहीं थे। उस टाइम से मैंने मतलब ये किया कि हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया, मतलब जो मेरे कुछ पेशेंट्स थे या खुद मैं या कोई और मेरा दोस्त था, तो हमने उनके लिए वो दवाई लाई और उनके मतलब शना बचाना चली। मैंने देखा कि मैं खुद मतलब एक कैंसर पेशेंट रह चुका हूँ। तो तब मैंने सोचा जब मेरी तबीयत ऐसी थी, जो बेचारे और इतने गरीब है, जो इस टाइम जो मतलब इस महलक वजह जो आज का मुशरा है कोरोना वायरस इसमें है, तो मैंने ये देखा, जब मैं रियलाइज़ किया था उस टाइम मेरे ऊपर मतलब कितना मुसीबत था, तो मैंने किया मतलब ना ये तो मेरे ऊपर ही था, मगर मैं जानता हूँ अब दूसरे को मतलब जब ये मुसीबत आएगी वो कैसे बेचारा वो धीरे धीरे वो कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। हाँ उस टाइम मैं निकला, मैंने कहा ना मैं कैंसर की बीमारी में मुब्तला हूँ, मैं दुनिया को इंशाल्लाह कुछ दे के जाऊँगा। ये वाकई में बहुत अच्छा जज्बा है कि आप खुद अगर किसी बीमारी में मुब्तला है, बावजूद उसके आपका ये जज्बा है कि दुनिया को कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। मोहम्मद जाबिर साहब, एक और सवाल आपसे है, जहन में आता है कि जैसे जो रमज़ान के दौरान या फिर इसके अलावा भी जब आप लोगों को जो किट फराहम कराते हैं सामान की, राशन की, उसके लिए क्या लोगों का वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं या फिर वो सामान भी आपका जो है डोर टू डोर जाता है, और उसके लिए क्या जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से किया जाता है? सपोज़ अगर आपको बटला हाउस जाना है या फिर जाकिर नगर का रुख करना है या फिर ओखला विहार का रुख करना है, तो कैसे वो एक रुख तय किया जाता है? असल में हम लोग हमारे पास क्या है कि हम लोग अमूमी तौर पे जैसे लोग लाइन में लगा के आ जाते हैं, उस तरीके से ये पिछले लॉकडाउन में तो हम लोगों ने ये तजुर्बा हुआ कि इस तरीके से भीड़ नहीं लगानी है। हमने ये व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर इसीलिए दिया है ताकि हम असल जरूरतमंद लोग हमारे से रब्ता कर सकें। फिर हमको उसकी लिस्टिंग करते हैं कि आया जो है कितने, अगर जाकिर नगर बटला उसके 10 लोग हैं, अबुल फजल शाहीन बाग के 4-5 लोग हैं, तो उस हिसाब से 2 लड़के हम बटला हाउस की तरफ और 2 लड़के अबुल फजल शाहीन बाग की तरफ उतनी किट्स के साथ में हम लोग भेज देते हैं। ऐसे लोगों का मजमा बना के नहीं देते हैं, उससे एक तमाशा हो जाता है और असल जरूरतमंद लोग जो घरों में हैं, जो नहीं चाहते हैं कि लोग अपनी जरूरतें बताएं, उनकी नुमाइश होती है। बिल्कुल। तो ये कि जरूरतमंद की जरूरत भी पूरी हो जाए और लोगों को ये भी ना मालूम हो कि आप किसकी, यानी कि एक हाथ से दूर दूसरे हाथ को बदामी ना लगे, इस तरीके का एक मामला रहता है शहबाज साहब। तो ये कि देखिए अल्लाह ताला के मतलब जब आप अल्लाह की मखलूक के लिए काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए काम करता है। तो ये कि आप वो ये सारे काम अगर हम लोग फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए काम करता है। इस बीमारी में हम लोगों को इलाज के लिए और लोगों की बहुत सारी मदद कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला जरूर इस बीमारी से, इस वबा से हमारी हिफाजत करेगा, इस यकीन के साथ में हम लोगों की मदद करें। ये बहुत अच्छा आपने एक इनिशिएटिव लिया है और इसकी तारीफ जितनी ज़्यादा की जाए उतने कम है, क्योंकि एक हाथ से दिया जाए और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं और
जो अखबारात हैं उसमें इश्तिहार कराया जाता है, तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर एक जो लेने वाला शख्स है वो थोड़ा सा शर्म महसूस करता है, उसको भी कुछ ना कुछ ऐसी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ऐसा आपने का जो एक ये कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। आफाक साहब, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा कि खून का अतिया जब दिया जाता है तो ऐसे में लोगों की जब मदद की जाती है तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि अगर खून आपने दे दिया तो आपके अंदर कमज़ोरी हो जाएगी, आपके अंदर से खून कम हो जाएगा, बहुत से लोगों का ये कहना है होता है। तो लोगों को आप समझाइए कि खून का त्याग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और उससे कमज़ोरी नहीं होती। नहीं, जब इंसान ब्लड डोनेट करेगा उसको पहले अपना एक सीबीसी टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो उसी जब सीबीसी रिपोर्ट उसका आएगा, उसका 13 से ऊपर है तो वो डोनेट कर सकता है। और खून देने से कोई मतलब ऐसी कमजोरी नहीं पैदा होती है, ये तो कुछ मतलब 15 या 20 घंटे में वापस आ जाता है। देखो, मैं कैंसर के बावजूद मैं ब्लड दे रहा था, मैंने आज तक 53 पॉइंट्स दिए, तो मेरे अंदर ऐसी कोई कमजोरी नहीं आई। वाकई में ये चीज़ हम आपको जितने भी नाज़रीन हमारे हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज़ समझना चाहेंगे आफाक साहब आपसे कि श्रीनगर के कौन कौन सा इलाके से आपके पास तक जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, या फिर आप कहां कहां पर जाकर खून का त्याग करते हैं, क्योंकि बाटमालो साहब का ताल्लुक है, और कैसे लोगों तक आप पहुंच पाते हैं? देखो, मेरा जो नंबर है वो ब्लड बैंक पे मैंने दे रखा है। जो ब्लड बैंक है हमारा SMH हॉस्पिटल में, कई हॉस्पिटल सिक्किम्स है या SMH है या बोन एंड जॉइंट्स है या चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, हमारे हॉस्पिटल यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो हमने उनको जो स्टाफ है वहाँ का हमने उनको दिया है अपना नंबर। तो जब भी कोई ऐसा इमरजेंसी केस आता है तब वो हमसे कॉल करते हैं, तो हम उस टाइम जाते हैं ब्लड देने के लिए। जी, हमने जो अपने लड़के रखे, हमने 24/7 रखे लड़के। रात को भी कॉल आएगी, हम रात को भी जा सकते हैं, दिन को भी, और दिन को भी निकल सकते हैं ब्लड देने के लिए। तो जो ब्लड बैंक है उन ब्लड बैंक से आपने कांटेक्ट किया हुआ है और आपका नंबर उनके साथ साझा हो रखा है, ताकि अगर जो आपके साथ कांटेक्ट में लोग हैं या फिर जो आपकी टीम में लोग हैं, क्या वो तमाम सभी लोग एक साथ अपना जो खून है उसका त्याग करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं? जी हाँ, जिस टाइम जब 2 पॉइंट या 3 पॉइंट होने की ज़रूरत है उनको, पेशेंट के लिए 2 या 3 या 4 ज़रूरत, उस टाइम हमारे 4 बंदे निकलते हैं तो देते हैं वो उस टाइम ब्लड। ठीक है। मोहम्मद जाबिर साहब, आपसे भी एक चीज़ और समझना चाहेंगे यहाँ पर कि देखिएगा, आफाक साहब हमारे साथ श्रीनगर से जो जुड़े हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि खून का अतिया किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा लोगों की वो जान अब तक बचा चुके हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पर जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें खून की वजह से लोगों का खून काफ़ी ज़्यादा बह जाता है और उससे वो जो शख्स को जो इलाज मिलना चाहिए या फिर खून मिलना चाहिए फ़ौरन, वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से तमाम लोग इस वक्त दुनिया से चले जाते हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए भी इंसान को आगे आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि सेवा के ज़रिए लोगों की सेवा कर रहे हैं, खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, तो क्या इस सेवा के अंदर इस चीज़ को भी हम जोड़ सकते हैं? मेरा एक सुझाव है आपके लिए। ये सर जोड़ने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक लंबे अरसे से ये काम कर रहे हैं ब्लड का। क्योंकि देखिए, जैसे आप जो सवाल सेवा के बारे में मालूम करेंगे जिसके जरिए इंसानी खिदमत हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो करे। मैं जितनी बार मैं ब्लड, मुझे 6 महीने मुश्किल से मतलब मैं पास कर पाता हूँ। 6 महीने से पहले ही मुझे ब्लड देने की जरूरत महसूस होती है। जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज देखता हूँ कि 2 यूनिट ब्लड चाहिए, तो मैं फौरन उनको कहता हूँ कि एक मैं हो गया हूँ और एक वो आदमी जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, आइए दोनों भाई लोग चलते हैं। मैं हर काम के लिए पहले अपने आप को पेश करता हूँ। ये नहीं कि मेरी टीम में जो हमारे दूसरे लोग हैं वो ब्लड देंगे, उनसे पहले मैं, अगर फिर दोबारा से मतलब और जरूरत है तो टीम का दूसरा मेंबर, वरना जाबिर सबसे पहले खुद अपने आप को फर्स्ट जो है पहले नंबर पे अपने आप को रखते हैं। चाहे किसी के लिए प्लेटलेट्स हो गई, क्योंकि डेंगू का मामला दिल्ली में चला, तो प्लेटलेट्स का हो गया या ब्लड का हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मर्तबा मैंने दिए मुझे खुद याद नहीं है। तो टीम के सभी लोग और वो दूसरी जो सोशल एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे राब्ता कायम करते हैं। अगर हमारे पास इतनी यूनिट ब्लड नहीं है, मान लिया कि 15 यूनिट ब्लड चाहिए, 10 यूनिट ब्लड चाहिए, तो हम दूसरे लोगों से, क्योंकि ये होता है ना कि ये एक ड्यूरेशन होता है कि उतने दिन के बाद ही आप दोबारा ब्लड दे सकते हैं जी। तो फिर हम दूसरे लोगों से, अपने दूसरे जो साथी सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनकी अलग अलग एनजीओ हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जरिए से वो चीजें पूरी करते हैं जरूरत जो है। लेकिन ये एक लंबे अरसे से, जब से हम लोगों ने यानी कि होश संभाला होगा, तब से हम सोशल हैं, मतलब इस समाज की।
खिदमत को अंजाम दिया जा रहा है आपकी तरफ से। सेवा आप एक तरीके से लोगों की करते रहे हैं। आफाक साहब, जी जी जो आप काम को अंजाम दे रहे हैं, लोगों को मुफ्त में दवा भी तकसीम कर रहे हैं, खून का अतिया भी कर रहे हैं, क्या इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आपने उतारा है? कोई इस तरह का कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई व्हाट्सएप नंबर या फिर कोई वेबसाइट इस तरह की कोई बनाई है अभी तक? ना, अभी तक हमने नहीं बनाई है, क्योंकि हम तो वो लोग जो काम कर रहे हैं ये हम खुदा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के राह के लिए कर रहे हैं ये काम। हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम था ही नहीं, हम कोई कहीं करें, कोई हमारी साइट हो। तो हमारा जो खाली ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप पे, और हमारे जो फेसबुक आईडी है तो उस पर ही हम काम करते हैं। जी, तो जितने भी हमारे नाज़रीन इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर, हम चाहेंगे कि उनका एक बार आप उनके लिए एक नंबर बता दें, ताकि अगर कभी किसी को इस तरह की ज़रूरत पड़े तो वो आपसे रब्ता कायम कर सकें। हाँ, मेरा नंबर जियो नंबर है 7006877982। मैं दोबारा जो नंबर दोहराऊंगा जी, 7006877982। जी, ठीक है, ये आफाक साहब का नंबर है 7006877982। अगर किसी को इस तरह की कोई दिक्कत होती है ख़ास तौर पर श्रीनगर के अंदर, तो आफाक साहब से आप रब्ता कायम कर सकते हैं। जब आपको कभी ब्लड की ज़रूरत हो या फिर कुछ इस तरह की तमाम चीज़ों की दवाओं की ज़रूरत अगर हो, तो आप आफाक साहब से रब्ता कायम कर सकते हैं। एक मुख्तसर से वक्फे के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो रियल हीरोज़ के जाने की कोशिश करेंगे कि उनके आगे के प्लानिंग्स क्या है, वो अपने इस काम को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। एक छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होंगे।